अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात अली कादरी और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखलाक अहमद उस्मानी साहब। अखलाक उस्मानी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और फैकल्टी हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म में। इसके अलावा वर्ल्ड मुस्लिम पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, इस्लामिक टेररिज़म और इससे जुड़े मामलात में आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। हम प्रोफेसर साहब के साथ में आज अहम और ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। बगैर किसी तमीद के डॉक्टर साहब, हम आपकी जानिब पहला सवाल ये रखते हैं कि आज भारत में जो माहौल है और इस माहौल में मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक जो है निराशा, हताशा, कहीं गम और गुस्सा पाया जाता है। नौजवानों को हम देखें सोशल मीडिया पर तो एक अलग लाइन लेते हुए वो नज़र आते हैं जो कि सोसाइटी है उसकी लाइन से अलग है। ऐसे में आपसे मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम सोसाइटी को, बिलखुसूस मुस्लिम युवाओं को आज के माहौल में क्या करना चाहिए, उनको किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। देखिए, जो आपका सवाल है उस जवाब के दो तीन पहलू हैं। जो पहली बात है वो ये कि किसी भी सोसाइटी की आयरनी होती है और वो भारत के मुसलमानों के साथ भी है कि जो उसके वास्तविक मुद्दे होते हैं, आम तौर पर उसकी लीडरशिप अगर ईमानदार होती है तो वो उनको एड्रेस करती है, और अगर उसका फ़ायदा किन्हीं दूसरे मुद्दों पर है तो वह उसको दिशाहीन करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत की पूरी मुस्लिम लीडरशिप दिशाहीन है, लेकिन मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको मेरी बात और ज़्यादा वाज़ेह होगी, और फिर बाद में मैं आपको जो यूथ पे आपने सवाल पूछा उसका भी जवाब दूंगा। भारत के मुसलमानों को लेकर की जाने वाली राजनीति और मीडिया कवरेज दोनों इसकी मौलिक समस्याओं से दूर है। मुसलमानों की भारत में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे बड़ी गरीबी, अशिक्षा, नशा और इसमें इसके वो सामाजिक बिगाड़ हैं जिसके लिए ज़्यादातर सोसाइटी खुद जिम्मेदार है। इन किसी भी मुद्दों पर आप भारत में किसी भी मुस्लिम पॉकेट पे कोई प्रोग्राम कर लें, उसके नाम पे वोट मांग लें, राजनीति कर लें, संगठन बना लें, तो लोगों का जुड़ाव आप वैसा महसूस नहीं करेंगे जैसा उन मीडिया की भाषा में कहूँगा चार्ज्ड टॉपिक्स, चार्ज्ड टॉपिक्स, इसके लिए मीडिया में शब्द इस्तेमाल होता है, वह टॉपिक जिनमें आग बहुत ज़्यादा है। तो वो जो चार्ज्ड टॉपिक्स हैं वो मुसलमान को बहुत अपील करते हैं। जो आग में घी का काम करता है वो ये कि जो वर्तमान में भारत का जो मीडिया है वो भी मुसलमानों को लेकर उन्हीं चार्ज टॉपिक्स पे बात करता है, क्योंकि उसका फायदा उसे किसी दूसरी राइट विंग पॉलिटिक्स को पहुंचाना है। तो ये एक आयरनी है। अब इसमें इस पूरे भंवर जाल में वो यूथ या तो आ जाता है या उसका कुछ भाग ऐसा भी है जिसको ये शायद जिम्मेदारी भी मिली है कि चार्ज टॉपिक से मुसलमान बाहर नहीं निकले, उसी में फंसा जी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो रिलीजियस लीडरशिप है, यानी जो हमारे अइम्मा हैं, जो जिनके रोजाना कोई न कोई प्रोग्राम होते हैं, है ना, जलसे होते हैं, ओरेटर हैं, और एक जो पॉलिटिक्स में हैं, इन दोनों के बीच का एक कम्युनिटी लीडरशिप और है जो कभी इधर दोनों से बात करता है, मुलाकात कराता है। आप देखेंगे कि तीनों की सहमति चार्ज टॉपिक्स को लेकर बातचीत करने की है। तो एक मुस्लिम सोसाइटी के बीच में यंगस्टर और ख़ास तौर से मुस्लिम सोसाइटी की महिलाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। वो उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ उसके लिए परिवार जिम्मेदार है या सिर्फ उसका पति या पिता ही जिम्मेदार है। तो ये जो चार्ज टॉपिक्स हैं, अगर हम इनसे थोड़ा सा जहन हटाएंगे तो हमें अपनी असली समस्याएं नजर आएंगी। तो एक नैरेटिव के चक्कर में हो ये रहा है कि जो भारत में मुसलमान को इमीडिएट अपनी गरीबी दूर करने की जरूरत है, अशिक्षा दूर करने की जरूरत है, उसको सभी समाजों के साथ इंक्लूसिवनेस बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर हमारी समझ कम है। अगर मेरे परिवार की, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए मेरे परिवार की वित्तीय समझ कम है, तो ज्यादा बेहतर है कि मैं उस
क्लास के साथ दोस्ती कर लूं, उस वर्ग के साथ मित्रता कर लूं जो फाइनेंशियल एजुकेशन में मुझसे थोड़ा बेहतर है, और जरूरी नहीं वो हर बार मुसलमान ही हो। तो ये किए बिना मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी आगे जा पाएगी। इसलिए आपके इस सवाल के उत्तर को अगर मैं अंडरलाइन करूं कि इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, तो वो कीवर्ड्स हैं हमें चार्ज टॉपिक से बाहर आकर अपनी मौलिक समस्या गरीबी, अशिक्षा, नशा और सामाजिक बिगाड़ पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से हम देखते आए हैं कि मुस्लिम समाज प्रतिक्रियावादी है, यानी उसको कोई एक मुद्दा दे दिया जाता है या मुद्दा आता है, उस पर वो अपना रिएक्शन देगा, 2-4 दिन 10 महीने 2 महीने वो मुद्दा चलेगा, उस पर वो रिएक्शन देगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, वो मुद्दा वहीं छूट जाता है, फिर कोई दूसरा इशू आ जाता है, उस पर भी वही रिएक्शन देता है, फिर वो मुद्दा पीछे छूट जाता है, फिर तीसरा आता है। यानी कोई एक प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम क्रिएट की हुई आती है, उस पर वो अपना रिएक्शन देता है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता या उसकी सॉल्यूशन तक जाता भी नहीं, फिर दूसरा आ जाता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज प्रतिक्रियावादी हो गया है। तो ये साइन क्या किसी कम्युनिटी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, किसी देश के लिए सही है कि वो प्रतिक्रियावादी बना रहे? और हिस्ट्री हमें क्या कहती है कि प्रतिक्रियावादी बन के कोई कौम, कोई कम्युनिटी कभी तरक्की कर पाई है? देखिए, अगर आप अल्लामा इकबाल साहब की पोइट्री को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे उनकी पूरी शायरी में 2 खास बातें पता चलती हैं। पहला ये कि वो इस्लाम की गोल्डन एज को याद करते हैं, फिर वर्तमान जवाल को पॉइंट आउट करते हैं। 1942 में उनकी डेथ हो गई थी, और जब वो ये जिक्र करते हैं अपनी पोइट्री में कि मुसलमान उरूज पे क्यों था, विकास पे क्यों था, तो पता चलता है कि वो क्रिया में विश्वास करता था। तो उसके पास में क्या क्या चीजें थी मैं आपको उसमें बिल्कुल बता देता हूँ, क्योंकि उनकी पोइट्री से आप थोड़ा जल्दी उनके करीब पहुंच जाएंगे, वरना आपको बहुत सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1, मुसलमान के पास में सबसे बड़ी बात थी पॉलिटी थी, पॉलिटी नीति थी, नीति। और वो पॉलिटी उसने दीन से अखज की थी। दूसरी चीज जो मुसलमान के गोल्डन एज में उसके पास रही है वो ये रही है कि इंट्रोस्पेक्शन था। आज उस पर कोई बात नहीं। हाँ, मैं क्या हूं। और सूफिज्म का जो जुज है, अगर आप सूफिज्म की पूरी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा ना अल्लामा के, मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि उनका पूरी शायरी का पूरा जोर खुदी पे है। हाँ। तुम क्या हो, हाँ। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे मुंतज़िर फरदा हो। तो दूसरा एक पॉलिटी हो गया और एक हो गया खुदी, जिसको हम कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन, अंदर देखो, अंदर झांको, मुहासबा अपना करें, मुहासबा करें, है ना। वो जैसे एक बड़ा मशहूर किस्सा बताया जाता है कि अकबर ने ये कहा किसी फकीर से कि दुनिया में मुशरिक कौन है, तो बोले, फकीर ने कहा कि हम जोहर की नमाज के बाद बात करेंगे। नमाज के बाद आए तो फकीर ने कहा कि जब तुम अल्लाह के रूबरू खड़े थे तो तुम्हें नमाज में सिर्फ अल्लाह की याद थी या दुनिया की थी? बोले मेरे रियासत की भी थी। बोले यही कुफ्र है। तो जिसका जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन। जो तीसरी बात है जो मुस्लिम सोसाइटी को अपनी तरफ ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि उसकी गोल्डन एज तक उसको ले जाने वाला जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था वो था जस्टिस, न्याय। और ये न्याय वो सबसे पहले खुद के साथ करता था, अपने नफ्स के साथ करता था, फिर अपने खानदान यानी अपने घर वालों, अहलो अयाल, औलाद, फिर पड़ोसियों के साथ, उसके बाद में वो पूरी इंसानियत और रियासत और फिर इस कुल जमीन के साथ करता था। तो वो जस्टिस हम ये पता करें कि हमारे पास वो है कि नहीं है। और जो चौथी बात है वो ये कि फिर इन सब चीजों के पास आने के बाद में वो करता था मेहनत। वो हमसे इसलिए छूटती जा रही है कि हमें इजी मनी चाहिए, इजी एक्सेस चाहिए, इजी, है ना। और जब इन चारों चीजों को आप मिला देंगे तो वो उससे कैरेक्टर बनता है। करेक्ट, बिल्कुल, है ना। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सूफिज्म की बेसिक बातों में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम सोसाइटी में जो आपने सवाल पूछा कि क्या हम प्रतिक्रियावाद में आ गए हैं, तो प्रतिक्रियावाद क्या है? प्रतिक्रियावाद को मैं बोलता हूं कि यह आसान राजनीति है, इजी पॉलिटिक्स है। और इसमें ना तो खुद का हिसाब लगाना पड़ता है, ना आपको न्यायप्रिय होने की जरूरत है, ना मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि नैरेटिव तो किसी और ने बना दिया। ना ही आपको अपने कोई चारित्रिकी को, अपने कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छा करने की जरूरत है। तो
तो एक्चुअल में यह सूट करता है उन लोगों के लिए जो काहिल हैं, जो बहुत जिसको कहते हैं कि रिसर्च नहीं करना चाहते, जिनको लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से हासिल की जा सकती है। तो अगर वो अपनी कुर्बानियों का, अपनी तारीख का, अपने फ़िक्र का अगर वो मुहासबा करेंगे तो आपको पता चले। मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या याद आता है कि एक शख्स जो यहूदी था एक मुसलमान की शिकायत लेके उन तक पहुंचा था और ये कहा कि मेरे हक़ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला सुना दिया है, लेकिन इस मुसलमान को एतराज़ है। हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको सज़ाए मौत दी। यहूदी के हक़ में फ़ैसला सुना के मुसलमान जस्टिस किया, जस्टिस के लिए। और अगर आप इसमें जाएंगे तो फिर उस जस्टिस के पीछे आपको पॉलिटी मिलेगी। पॉलिटी, एग्जैक्टली, है ना। आज हम उस सब से दूर हो चुके और अपने सारी परेशानियों का ठीकरा किसी और पे फो। और इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो आसान राजनीति है, ये आसान राजनीति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और हमने आसान चीजें हमको चाहिए, आसान राजनीति चाहिए, आसान प्रोस्पेक्टस चाहिए। इस वजह से ये सारी मुझे लगता है कि समस्या, मेरी बात हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को देरी से समझ में आए, लेकिन आखिर में उन्हें कहना यही पड़ेगा। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो क़यादत है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक रिलीजियस लीडरशिप है, जो इमाम हैं या खानकाहों के सज्जादा नशीन हैं या जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके संगठन प्रमुख हैं। दूसरी लीडरशिप है जो सियासी लीडरशिप है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी है और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरी आपने एक नई निशानदेही फरमाई कि इन दोनों के बीच में जो है कम्युनिटी लीडरशिप है। तो ये तीन लीडरशिप हैं। तो हम अगर ये देखें कि आज के टाइम पे ये तीनों लीडरशिप क्या मुसलमान कम्युनिटी के साथ जस्टिस कर रही हैं, यानी जो उनको करना चाहिए कम्युनिटी के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्या वो बात कर रही हैं, या वो उसी नैरेटिव जो कहीं से चलता है और जैसा आपने बताया कि उनको उसी में फ्रेम किया जाता है, उसी में फंसी हुई हैं। अगर उसी में फंसी हुई हैं तो मुस्लिम जो आवाम है उसको अपने इन लीडरशिप से क्या सवाल करने चाहिए और इनके खिलाफ, यानी खिलाफ मीन्स कोई रिवोल्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनसे क्या हमको तवक्को करनी चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए। एक लतीफ़ा सुनिए आप। एक शख्स की चवन्नी खो गई अपने घर के बाहर गली में रात को, तो वो रेलवे स्टेशन के पास आके ढूंढने लगा। तो किसी ने पूछा कि हुजूर क्या कर रहे हैं? तो बोले मेरे 25 पैसे खो गए। बोले कहाँ खोए हैं? बोले घर के पास। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले वहाँ अंधेरा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों क्लास हैं, इन तीनों क्लास, ये तीनों क्लास अपने दायरे के बाहर का इनका कोई अध्ययन नहीं है, रिसर्च नहीं है इनके पास में। मिसाल के तौर पे मतलब मैं बड़ी माफ़ी के साथ ये बात कहना चाहूँगा, मुश्किल ये है कि जब हम कोई सुधार की बात कहते हैं तो नाराज़गी भी बढ़ जाती है। जो रिलीजियस क्लास है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, फाइनेंशियल एजुकेशन, नेचर, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, जितने आप जो सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, उनके पास में उन चीज़ों का आम तौर पे आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप रिलीजियस, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछ लें कि इस्लामिक हिस्ट्री, शरिया, इस्लाम, दीन, हिस्ट्री, कुरान, उनके पास में इसका रिसर्च नहीं है। जो कम्युनिटी लीडरशिप है उसके पास में इन दोनों का थोड़ा थोड़ा है, लेकिन वह वो बातें वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं जो सोसाइटी की जरूरत है। वो भी दो चीजों से परिचालित हैं। पहला, ये मीडिया क्या कह रही है तो हमको उस हिसाब से रिएक्ट करना है, क्योंकि मेरा प्रेस नोट तभी छपेगा। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, उसका प्रेस नोट छपना चाहिए। और जो दूसरी उसकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है वो ये, कम्युनिटी लीडरशिप की, वो ये कि कम्युनिटी क्या सुनना चाहती है वो उसी तरह की बात करेगा। अगर वो एक सुधार की कोई प्रक्रिया लाएगा तो उसे मुमकिन है कि उसको भी चुनाव करके, इंटरनल कहीं कहीं इलेक्शन होते हैं तो उसको हट जाने का डर होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक तीनों क्लास की एक एक चवन्नी खो गई है और तीनों क्लास अपनी चवन्नी वहां ढूंढ रहे हैं जहां उन्हें रोशनी ज्यादा मिल रही है। मेरा ये कहना है कि जहां चवन्नी खोई है वहां रोशनी लाइए, तब आपको अपनी 25 पैसे भी मिल जाएंगे और मुमकिन है कि सोसाइटी आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कबूल करे। इसमें जो आपका जो मेरा आंसर है, इसका मैं एक एक्सटेंशन देना चाहता हूं आपको, ये
कि इसके अलावा जो अवाम है जिसने इनको तीनों तरह के लोगों की निशानदेही या इनको जिम्मेदारी दी है, वो भी ये तय करे कि ये जो लीडरशिप है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझदार होने के बाद में उनका करैक्टरिस्टिक्स को भी आप चेक करते रहें, क्योंकि बहुत मुश्किल कब होती है जब ये पता चलता है कि जो राजनीति हमें अपनी लग रही है दरअसल उसका बेनिफिशियरी कोई और है, कोई और है। तो इसको जैसा मैं आमतौर पे बताता हूँ कि क्रिया की प्रतिक्रिया यानी फिजिक्स का जो नियम है वो ये कि एक्चुअल में आमतौर पे हमारी लीडरशिप से वो राजनीति या तो होती है या करवा ली जाती है जिसका असल ये होता है कि उसका बेनिफिशियरी कोई और होता है और वो प्रतिक्रिया पे निर्भर करता है। इसलिए उन्हें भी पॉलिटिक्स ऑफ रिएक्शन सपोर्ट करता है और मीडिया भी यही चाहता है और आवाम को भी नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि एक पूरी ओवरहॉल की जरूरत है, सुधार रीथिंकिंग की जरूरत है और ये जब तक आवाम अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेगी इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा सुधार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का हमारे डिस्कशन का हम आखिरी सवाल ये करेंगे आपसे कि अभी पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने स्पीच दिया कि वो CAA को नोटिफाई करने जा रहे हैं और वो लागू हो जाएगा। 2019 में कानून बना था लेकिन उसमें अभी शायद उसके सारे रूल्स नहीं बन पाए। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी हम देखते हैं जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सामाजिक लीडर हैं, मिल्ली लीडर हैं, इवन जो सियासी लीडर हैं, वो बगैर कोई चीज़ आएगा उसके बगैर तहकीक किए एक सेट नरेटिव में लग जाते हैं। CAA आने वाला है, अभी से ये इसमें माहौल बनाया जा रहा है कि CAA आ जाएगा और इससे मुसलमानों को कागज़ दिखाने पड़ेंगे, उनकी नागरिकता चली जाएगी। तो बगैर आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी में बात करेंगे तो 100 में से 70-80 लोग यही कहेंगे कि हाँ CAA जो है उससे नागरिकता जाने वाली है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि CAA क्या है और मुसलमानों ये लागू होगा तो मुसलमानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या करना चाहिए? देखिए, CAA और NRC दो अलग अलग चीज़ें हैं। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है जिससे तय होता है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या नहीं हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा मैं उसी तक रुकता हूं। जो CAA है ये कानून 2019 में पास हुआ है दिसंबर में और इसके मुताबिक यह है कि वह लोग जो दिसंबर 2014 या इससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, फिर उनका मजहब, उनका धर्म हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन होना चाहिए, यानी मुसलमान को एक्सक्लूड किया गया है। यहां से जो लोग दिसंबर 2014 या इससे पहले आए हैं उनको सिटीजनशिप देने की प्रक्रिया का नाम CAA है। सिटीजनशिप देने की प्रक्रिया का नाम है ये, किसी की लेने की नहीं। और इसमें मुसलमान दोनों तरफ से इफेक्टेड नहीं है। भाई देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हैं। उनमें से दो देश ऐसे हैं जो खुद को इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स कंट्री घोषित किया उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बांग्लादेश ने हटाया है, बेशक अपने आप को सेकुलर कहा है, और तीनों जगह पे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ से जो मूव करेगा वो है कोई अल्पसंख्यक होगा, यानी नॉन मुस्लिम होगा। तो हम इस मंशा पे सवाल कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब इसको लॉन्च किया था तो उसके पॉलिटिकल मोटिव क्या थे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत के मुसलमान की इससे सिटीजनशिप जा रही है। ये 3 कंट्री के दिसंबर 2014 या उससे पहले वह लोग जो मुस्लिम नहीं है लेकिन माइनॉरिटी हैं अपने अपने देशों में, वो अगर इंडिया आए हैं तो उन्हें सिटीजनशिप देने का एक प्रोजेक्ट, एक प्लान, एक कानून है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ऐसा सोचा होगा कि उसे इमीडिएट कुछ नए वोटर मिल जाएंगे, या इस प्रभाव में आकर कुछ लोग एक ग्लोबल जिसको कह सकते हैं कि जी उसमें बीजेपी को बेशक कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन भारतीय मुस्लिम की सिटीजनशिप इसमें कहीं नहीं जा रही है। ये एक बहुत ही गलत सूचना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहूंगा कि वो अपनी जानकारी जब बढ़ाए तो ये मान के चले CAA NRC से एकदम अलग चीज है। होता यह है कि जब एक शब्द आता है तो उसे चिपका के बोला जाता है और उसकी वजह से चाहे आप इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि आप गलत राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अखलाक अहमद उस्मानी साहब, आज हमसे बातचीत करने के लिए। हम फिर दोबारा से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।